नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स। तो दोस्तों गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स क्या वाकई में आगे चल करके मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने यहां पर एक एक पेज पर लेकर के आऊंगा और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा इस कंपनी के बारे में समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, हम लोग देखेंगे हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में हम लोगों को सबसे पहले यहां पर पढ़ लेना है कि डायमंड के प्रसंस्करण के लिए सूरत के SEZ में अपनी खुद की हीरा संस्करण इकाई प्रस्थापित करने के बाद 2006 में हमारी विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिला। आप यहाँ पर पढ़ते चली जाइएगा, ठीक है, बढ़ावा मिला। 2007 में हमने स्थानीय बाजार को पूरा करने और हीरे के आभूषणों के निर्माण के लिए मुंबई में कच्चे हीरों के प्रसंस्करण के लिए एक सुविधा भी स्थापित की। हमने मुंबई में एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना करके अपने डायमंड ज्वेलरी का कारोबार बढ़ाया। फ्रेंड्स, ये तो बस सिंपल सा है, लेकिन अगर हम बात करें ना यहाँ पर, तो इसके जो आगे वाला आपको स्लाइड देखने के लिए मिलेगा, तो इस स्लाइड में हमें यह दिख रहा है। देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो स्लाइड लेकर के आया हूं उसमें पूरा का पूरा आपका नजरिया है इस स्टॉक के प्रति बदल देगा। लेकिन अब प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित गुणवत्ता, यहां पर थोड़ा सा जो नहीं समझ में आ रहा है उसे नहीं, हमारे व्यवसाय के महत्वपूर्ण सफलता कारकों में से एक है। हम यहां पर देखिए, यहां से स्टार्ट होती इस कंपनी में देखने का नजरिया। तो देखिए, हम हांगकांग, अमेरिका, रूस और स्थानीय भारतीय बाजारों में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे हीरे प्राप्त करते हैं। हमने मार्च 2008, देखिए दोस्तों, ये कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत नई है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो 2008 में रूस में पंजीकृत, अब देखिए यहां पर तो हो गया कि रूस, और 2008 में रूस में पंजीकृत एक LLC MB डायमंड में 95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। रूस के साथ इसका है, और उसमें भी जो कंपनी उसमें 95%, ताकि हम रूस के उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के कच्चे और अर्ध प्रसंस्कृत हीरे आयात कर सकें। ठीक है, हम मुख्य रूप से भारत से बाहर के थोक भी, अब भारत के बाहर कौन कौन सा ऐसा कंट्री है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, वो सब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल विक्रेताओं, आभूषण निर्माताओं, व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और हांगकांग, यहां तो देखिए हांगकांग, दक्षिण पूर्वी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जैसे अन्य देशों में पॉलिश किए गए हीरो की आपूर्ति होती है। तो यहां पर मैं आपको पूरा इसी पेज पर समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया था कि भारत के अलावा अगर हम देखेंगे तो हम मुख्य रूप से भारत के बाहर विक्रेताओं, आभूषण निर्माताओं, व्यापारियों और खुदरा, तो सबसे पहले ये कौन कौन से कंट्री हैं? हांगकांग, दक्षिणी पूर्व एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों में पॉलिश किए गए हीरो की आपूर्ति होती है। तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट स्लाइड में इससे ज़्यादा हमें समझने की जरूरत पड़े। तो इससे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या कर लेना है, अब हमें आ जाना है सीधा फंडामेंटल के ऊपर। जब हम लोगों ने कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल एक बार समझ लिए तो हम आएंगे फंडामेंटल के ऊपर। ठीक है, फंडामेंटल में फ्रेंड्स एकदम इजी भाषा में समझना है कि देखिए, जिस कंपनी का मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा 14 करोड़, और उस कंपनी में डेट की बात करें तो मात्र 4 करोड़, और उसी कंपनी की हम बात करें रिजर्व की तो 211 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इसका इतना सही है तो ये अभी तक ऊपर क्यों नहीं गया? फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप फेस वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं तो फेस वैल्यू के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल कोई भी कंपनी आती है तो उसका सबसे पहले फेस वैल्यू 10 का होता है जब IPO से लॉन्च होती है। तो उसके बाद से वो जितना भी बोनस शेयर या स्प्लिट होता है
तब उसकी फेस वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ये स्टॉक अगर स्प्लिट नहीं हुआ होता तो इसका प्राइस आज की डेट में आपको जो ₹3.55 दिख रहा है वो ₹3.55 आपको नहीं दिखता, इसका प्राइस कहीं और दिखता। अब जैसे आपको MRF टायर की बात करूं तो MRF टायर आज तक उसका भी फेस वैल्यू देखिएगा 10 का ही रहेगा, लेकिन इस कंपनी में क्या हुआ, इसने फेस वैल्यू चेंज किया, स्प्लिट किया, लोगों को बोनस शेयर दिए, तो यहां पर इसका प्राइस ₹3। अब MRF 60,000 55,000 का स्टॉक उसने स्प्लिट नहीं किया, अगर वो उसने स्प्लिट किया होता तो आज के डेट में उसका प्राइस भी 200 250 300 होता। जैसे अगर आपको मैं बताऊं विप्रो कई बार स्प्लिट हुआ, कई बार बोनस शेयर दिया। अगर हम बात करें MRF और विप्रो ना, तो विप्रो अगर आज तक स्प्लिट नहीं हुआ होता तो MRF से बहुत ज़्यादा प्राइस उसका होता, ठीक है। तो ये होता है, तो इसीलिए इसका प्राइस, अब आप ये मत समझिए कि ₹3.55 इसका प्राइस है और ये पेनी स्टॉक में है तो कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए। तो यहाँ पर हमें इस तरह से समझने की कोशिश, यहाँ पर अगर मैं इरेज, किस तरह से इरेज होता है यहाँ पर, हाँ, तो चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि इस कंपनी का। अब बात करें दोस्तों कि इस कंपनी में देखिएगा प्लेजिंग क्या है, प्लेजिंग बिल्कुल जीरो। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है, 57% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। अब बताइए कोई कंपनी अगर डूबने वाली रहती तो प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक ही धीरे धीरे कम होने लगता। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन बात करें इस कंपनी में ROE और ROC ये थोड़ा कम है, लेकिन बिजनेस जब हम चार्ट के ऊपर आएंगे वहाँ पर जब समझेंगे तब हमें चार्ट के ऊपर ये समझ में आ जाएगा कि ROC और ROE कब बदलने वाला है। अगर हम इस कंपनी को कंपैरिजन करें दोस्तों तो कंपैरिजन में हमें क्या निकल करके आता है, हमें ये निकल करके आता है कि ये अभी अंडर वैल्यूड है, ₹7.5 बुक वैल्यू, और इस कंपनी में ₹3.55 इसका करंट प्राइस इस कंपनी का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो ये है कि इस कंपनी में अगर 211 करोड़ का रिजर्व है और 114 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब जितना मार्केट कैप है उससे दुगना इसका रिजर्व है। यहां पर आपको समझ में आ गया कि 114 करोड़ ही इसका रिजर्व है। चलिए थोड़ा सा एक बार और डिटेल में देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखने के लिए मिल रहा है। 114 करोड़ मार्केट कैप और रिजर्व 211 करोड़, मतलब अपने मार्केट कैप से दुगना इस कंपनी ने रिजर्व रखा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जब तुम्हारे पास इतना रिजर्व है तो काहे नहीं डिविडेंड दे देता भाई सबको, डिविडेंड देना चाहिए ना। अब हम लोगों ने भी बाय करके रखा हुआ है, डिविडेंड देते तो हमको पैसा मिलता और ज्यादा, तो ये डिविडेंड भी नहीं दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो इस पैसे का करेगी क्या। सिंपल सी बात है, कंपनी दो ही चीज कर सकती है, या तो वो डिविडेंड दे, नहीं तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये जो रिजर्व का पैसा है ना कंपनी का नहीं है भाई, इसमें जब इन्वेस्टर लोग एंट्री किए, इन्वेस्टर लोग इस कंपनी के पास अपना इंटरेस्ट दिखाए, लोग बाई किए, तब जाके इस कंपनी के पास इतना रिजर्व आया, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़ा, ये कंपनी घाटे में नहीं गई, तब इस कंपनी के पास 211 करोड़। अब 211 करोड़ अगर प्रमोटर चाहे ना, प्रमोटर की बात छोड़िए, जो ये एक तो प्रमोटर हो गए, दूसरे जो लोग भी 57 के बाद से जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो सारे के सारे शेयर होल्डर बन जाएंगे। अब अगर शेयर होल्डर चाहें तो इस कंपनी से सीधा डिमांड कर सकते हैं कि या तो आप क्या कीजिए, डिविडेंड दीजिए, ठीक है, या इस कंपनी में डिविडेंड मांग सकते हैं। लेकिन कंपनी सीधा कहेगी कि डिविडेंड, आजकल का रूल भी हो गया है कि अगर डिविडेंड, देखिए क्या कहते हैं, टैक्स जो होता है ना, पहले कंपनियां डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती थी, लेकिन आज के डेट में अगर डिविडेंड दे रही है ना, तो मान लीजिए आपके पास 150 शेयर, 1002 शेयर है, तो आपको डिविडेंड कितना आएगा, 200 400 500 1000 यही आएगा। लेकिन कई लोग तो करोड़ों करोड़ों रुपए का बाई करके रखे हुए हैं, तो जब उनके पास डिविडेंड आएगा तो उनके पास बहुत पैसे आएंगे डिविडेंड से। तो जब उनके पास डिविडेंड से आएंगे तो डिविडेंड्स का रूल है कि कुछ होता है रूल्स कि उतना तक आएगा तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आएगा तो आपको डिविडेंड के पैसे का भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो कंपनी क्या करेगी, वो ये नहीं चाहेगी कि उनके प्रमोटर टैक्स भरें, उससे अच्छा ये क्या करेगी, अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, और जब जितना बढ़ाएगी इस पैसे को लगा करके, तब जो इसमें इन्वेस्टर पैसे इस कंपनी के पास शो किए हुए हैं उनका पैसा ₹3.55 आज के डेट में, कल के दिन 5 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा, 100 भी बढ़ सकता है।
तो ये है इस कंपनी का दोस्तों। आइए अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चल करके टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्ट के ऊपर मैं आ गया और ये एक हफ्ते का चार्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है वीकली चार्ट है। वीकली कभी भी आप पैसे को लगाइए तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर लगाइए, नहीं तो होगा क्या कि जब कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आप वन डे के चार्ट पर लगा करके कहीं फंस जाएंगे तो वो ट्रेंड इसी तरह से चलेगा। लेकिन आपको कभी भी पैसे इस तरह से अप ट्रेंड वाले स्टॉक पर लगाना है। अब फिलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा है, कहाँ तक नीचे आ सकता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें, एक बार ये कंपनी जब इस रेंज में रेंज बाउंड हुआ करता था तो उस टाइम पर आप यहाँ पर देखेंगे कोई ग्रीन वॉल्यूम नहीं थी। अब यहाँ पर वॉल्यूम बना, प्राइस ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद से जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम बनता चला गया प्राइस ऊपर चलता चला गया। उसके बाद से वॉल्यूम जब रेड बनना चालू हुआ प्राइस नीचे आई, लेकिन जब नीचे आया तो ये कई दिनों तक एक ही प्राइस पर टंग करके रह गया, अटक करके रह गया था। तो जिस दिन इस वॉल्यूम पर जिन लोगों ने पकड़ा होगा इस स्टॉक को यहीं पर, तो उनको एक अच्छा खासा यहाँ पर पैसा मिला। ठीक है, तो दो चीजें आप यहां पर कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक में घुसते हैं तो आप दो चीज करिए। सबसे पहले उसके वॉल्यूम को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप इस कंपनी का फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया है, आपने यहां पर एंट्री मार दी, तो एंट्री मारने के बाद से कम आपको यहां से 6 महीने तक इंतजार करेंगे तब आपको ये मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 6 महीने तक इंतजार ना करना पड़े तो आपको वॉल्यूम इस कंपनी का हमेशा चेक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या है। और जिस दिन भी आप इस लेवल पर वॉल्यूम देखेंगे, देखिए अभी तक का वॉल्यूम कितना था, पूरा ड्राई था। ठीक है, लेकिन जब इस तरह से वॉल्यूम कहां पर बनना चालू, आप सीधा देख सकते हैं यहां पर, और जैसे ही वॉल्यूम बना उसके बाद से प्राइस क्या हुआ, बम हो गया। अब क्या बना वॉल्यूम, अब आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया एक रेड वॉल्यूम भी बन चुका है। तो प्राइस कहां तक नीचे आ सकता है, तो दोस्तों देखिए यहां तक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिमांड जोन हो जाएगा। अब इस डिमांड जोन के आने के बाद से तो अब कोई जरूरी नहीं है कि ये डिमांड जोन पर आएगा, कोई जरूरी नहीं। ये शेयर मार्केट है, कभी भी पॉजिटिव कुछ भी न्यूज आएगा तुरंत यहां से भी भाग जाएगा। तो हमें उस सूरत में क्या करना है, हमें उस सूरत में हमारा जो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 100 रुपये अगर लगाना है तो 25 हम पहले लगा करके बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे, भूल जाएंगे इस कंपनी को। और जिस दिन या तो वॉल्यूम बनाए ये या अपने डिमांड जोन पर आए तो हमारे पास 75 रुपया रहेगा इस कंपनी में डालने के लिए, तो हम 75 रुपया फिर से लगा करके बैठ जाएंगे। टारगेट की बात करें दोस्तों, तो टारगेट जो इसका बुक वैल्यू कितना था, अराउंड 7 रुपये के पास था। तो सबसे पहले तो ये 7 के पास आएगा। उसके बाद से अगर ये कंपनी 7 से 1 गुना, मतलब अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी ऊपर भागता है तो प्राइस कितना हो सकता है, कम से कम कितना, 15 रुपये तक हो सकता है इसका प्राइस। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, ये एक छोटी सी वीडियो थी, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है दोस्तों। और तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप दबाते हैं तो सबसे पहला लेटेस्ट न्यूज़ आपके ही पास आएगा। सो फ्रेंड्स गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ये वीडियो मैंने रात में ही बना दिया, तो मॉर्निंग में मैं पोस्ट करूंगा, तो आपके लिए दोनों हो गया फ्रेंड्स, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। जय हिंद फ्रेंड्स।